नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का स्वागत है। बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। इजरायल लेबनान सीमा पर बड़े टकराव की आहट। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इजरायली की मौत के बाद बढ़ा तनाव। इजरायल कर रहा जवाबी एक्शन की तैयारी। वहीं अमेरिका और इटली सहित कई देशों ने दी संयम बरतने की सलाह। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के बाद हिंसक प्रदर्शन। राजधानी काराकास में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें। राष्ट्रपति मादुरो ने प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने का दिया संकेत। कई देशों ने नतीजों पर उठाए सवाल। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी और इसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर पर लगेगा प्रतिबंध। बुधवार तक जारी होगा पाबंदी का शासनादेश। जमात और उसकी छात्र विंग पर हिंसा और साजिश में शामिल होने का आरोप। और फिलीपींस को चीन की चुनौती से निपटने में मिली बड़ी मदद। अमेरिका ने $500 मिलियन की सैन्य सहायता का किया ऐलान। समुद्र में चीनी आक्रामकता का सामना करता रहा है फिलीपींस। और सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे एशिया का आईना से। बताएंगे आपको एशियाई देशों से जुड़ी खबरें। गाजा के खान यूनुस में इजरायली सेना के अभियान की समाप्ति के बाद स्थानीय विस्थापित घर वापसी कर रहे हैं। यहां अब लोगों को उम्मीद है कि संभवतः संघर्ष विराम हो सकता है। वहीं गोलान की पहाड़ियों पर हुए रॉकेट हमले के बाद इजरायल और लेबनान सीमा पर बड़े टकराव की आशंका के कारण तनाव बढ़ गया है। इजरायल हिजबुल्लाह टकराव की आहट इसलिए भी चिंताजनक है कि अगर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो इसमें दूसरे देशों के कूदने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। गाजा के मुख्य दक्षिणी नगर खान यूनुस में हमास के खिलाफ इजरायली सेना के सप्ताह भर चले अभियान के बाद विस्थापितों की वापसी हो रही है। इस ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना ने हमास के आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस कार्रवाई का लक्ष्य हमास के आतंकियों को फिर से संगठित होने से रोकना था। इजरायली सेना के अनुसार उसकी कार्रवाई में 150 सशस्त्र आतंकियों को ढेर किया गया। साथ ही सुरंगों का व्यापक नेटवर्क भी ध्वस्त कर दिया गया। इसका इस्तेमाल हमास के आतंकी हमले करने और छुपने के लिए करते थे। सैन्य अभियान खत्म करके इजरायली सेना निकली तो लड़ाई के दौरान विस्थापित हुए लोग वापस आने लगे। अब लोग संघर्ष विराम और शांति स्थापना की उम्मीद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है संघर्ष विराम होगा और शांति आएगी। हमें संघर्ष विराम की आशा है ताकि हम सुरक्षित और चैन से रह सकें। हमारे परिवार को ऐसे भागना ना पड़े। लड़ाई और तनाव केवल गाजा में नहीं है। इजराइल लेबनान सीमा पर भी किसी बड़े टकराव की आशंका से भारी तनाव व्याप्त है। लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह पर पिछले दिनों रॉकेट हमले का आरोप लगा था। हमले में कई इजरायली मारे गए थे। अब गोलान की पहाड़ियों के इलाके में इजरायली जवाबी एक्शन की आहट सुनाई दे रही है। इजरायली समाचार चैनल N12 ने खबर दी है कि लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट में एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने कहा है कि लेबनान से 10 रॉकेट दागे गए और उनमें एक किबुत्स हागोश्रीम पर गिरा, जिसमें इस व्यक्ति की जान गई। इजराइल लेबनान सीमा पर इस टकराव से विश्व समुदाय भी चिंतित है। हालांकि अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच कोई बड़ा टकराव नहीं होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि उनका देश चाहता है कि चीजें कूटनीतिक तरीके से हल हो जाएं। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल हिजबुल्लाह टकराव के पूर्ण लड़ाई में बदलने की आशंका को चिंताजनक मानता है। इस बीच टकराव और तनाव की गूंज वैश्विक स्तर पर भी सुनी जा रही है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू को सलाह दी है कि उन्हें जवाबी एक्शन के जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेबनान में जो हो रहा है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता है कि ये टकराव पूरे क्षेत्र में न फैल जाए। विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियाँ तनाव बढ़ाने में लगी हुई हैं। वे चाहती हैं कि इजराइल जवाबी एक्शन करे। मैं इजराइल को इस जाल में न फंसने की सलाह देती हूँ। इजराइल हिजबुल्लाह टकराव की आहट इसलिए भी चिंता में डालने वाली है
क्योंकि अगर कोई बड़ी लड़ाई छिड़ी तो इसमें अन्य देशों के कूदने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्षेत्र में एक नया और बड़ा संकट पैदा हो सकता है। बांग्लादेश सरकार एक कार्यकारी आदेश के जरिए जमात-ए-इस्लामी और इसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनीसुल हक ने कहा है कि वह इस प्रक्रिया को ठीक करने के लिए गृह मंत्री के साथ बैठक करेंगे। अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टी के गठबंधन द्वारा सर्वसम्मति से यह बात कही गई। इससे पहले सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव और सड़क परिवहन और पुल मंत्री उबैदुल कादिर ने कहा कि सरकार जमात और इसकी छात्र इकाई शिविर पर प्रतिबंध लगाने के गठबंधन के फैसले को लागू करेगी। इस बीच लोक प्रशासन मंत्रालय ने कहा है कि सभी कार्यालय कल से नियमित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे। राष्ट्रव्यापी कोटा सुधार विरोध प्रदर्शनों के कारण सेवा निलंबित होने के लगभग 2 सप्ताह बाद बांग्लादेश रेलवे गुरुवार से सीमित पैमाने पर यात्री ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करेगा। फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका फिलीपींस को $500 मिलियन की रक्षा मदद देगा। अमेरिका और फिलीपींस के बीच मनीला में आयोजित द्विपक्षीय बैठक में इस सैन्य मदद का ऐलान अमेरिका ने किया। द्विपक्षीय वार्ता में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री मौजूद थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों को एक बड़ी चिंता बताया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, अमेरिकी विदेश मंत्री और अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मनीला में द्विपक्षीय बैठक की है। इस बैठक में अमेरिका ने फिलीपींस चीन के बढ़ते तनाव के मद्देनजर फिलीपींस को करीब $500 मिलियन की मदद देने का ऐलान किया है। बता दें कि अमेरिका के दोनों शीर्ष मंत्री एशिया प्रशांत क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरे के जरिए अमेरिका बीजिंग द्वारा पैदा की जा रही रणनीतिक चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। द्विपक्षीय बैठक के दौरान फिलीपीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन और फिलीपींस के समुद्री तनाव पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मनीला और वाशिंगटन के बीच नियमित संपर्क जरूरी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे बीच का संवाद और गठबंधन मजबूत है। पश्चिमी फिलीपीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम जो भी काम एक साथ कर रहे हैं उसकी लगातार समीक्षा करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों को एक बड़ी चिंता बताया है। इसी के साथ ब्लिंकन ने फिलीपींस के जलमार्ग में उसके जहाजों, विमानों और सैनिकों पर हो रहे हमलों से रक्षा करने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की है। हम इस क्षेत्र में अपने सबसे पुराने सहयोगी के साथ सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस को $500 मिलियन की मदद दे रहे हैं। हम फिलीपींस की प्रगति पर काम कर रहे हैं ताकि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सके। फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के साथ ही दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच भी बैठक हुई। इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कहा कि फिलीपींस को दी गई मदद दोनों देशों के गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक कदम है। साथ ही फिलीपींस के रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका द्वारा दी गई मदद से फिलीपींस अपने ऊपर किसी भी आक्रामकता का जवाब दे सकेगा। अमेरिका ने फिलीपींस की सैन्य मदद के लिए ऐसे समय में हाथ बढ़ाया है जब चीन लगातार उसे दक्षिण चीन सागर में आंखें दिखा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। नितिन गडकरी ने ईरानी राष्ट्रपति को भारत सरकार और जनता की ओर से बधाई दी। और वहीं श्रीलंका 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत और श्रीलंका के बीच ये सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता है। इसमें मद्रास बोट क्लब और कोलंबो रोइंग क्लब के प्रतिभागी अपनी रोइंग कौशल का प्रदर्शन करेंगे। रेगाटा में 12 रोमांचक कार्यक्रम होंगे, जिनमें 8 पुरुषों और 4 महिलाओं की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। पुरुष वर्ग के विजेताओं को प्रतिष्ठित दीपम ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि अडियार ट्रॉफी महिला चैंपियंस को दी जाएगी।
श्रीलंका के निर्वाचन आयोग ने आगामी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर डाक मतपत्र के संबंध में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि डाक मतपत्र द्वारा मत डालने के लिए आवेदन 5 अगस्त से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपना होगा। आयोग ने यह भी बताया कि डाक मतपत्र सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन मुफ्त में जिला चुनाव कार्यालय और चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। और आइए अब अमेरिकाना के जरिए नजर डालेंगे अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी सैकड़ों सेवाएं बाधित होने से यूजर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह घटना माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ठप होने के 2 सप्ताह से भी कम समय के अंदर हुई है। आज माइक्रोसॉफ्ट की जिन सेवाओं पर प्रभाव पड़ा उनमें वर्ड, पावरपॉइंट और आउटलुक जैसी सेवाएं शामिल हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जांच शुरू कर दी है। कंपनी ने आउटरीच की वजह से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी पर माफी मांगी है। ध्यान रहे कि लगभग 2 सप्ताह पहले माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से विमानन सहित महत्वपूर्ण वैश्विक सेवाएं बाधित होकर रह गई थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेनेजुएला में निकोलस मादुरो लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से राजधानी कराकास में लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्षी दल ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाया है। वहीं चीन और रूस को छोड़कर दुनिया के कई सारे देश भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव परिणाम पर अविश्वास व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कि पनामा ने तो वेनेजुएला के साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से देश में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकास में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कराकास में प्रदर्शनकारियों की नेशनल गार्ड से झड़प होने की खबर है। विरोध के स्वर न केवल वेनेजुएला में उठ रहे हैं, बल्कि कई देश भी चुनाव परिणामों पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। वहीं तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद निकोलस मादुरो देशवासियों को आश्वासन दे रहे हैं कि वह विरोधी प्रदर्शन और हिंसक लोगों से निपटना बखूबी जानते हैं। बता दें कि मादुरो ने पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। हम पहले से ही जानते हैं कि वे कैसे काम करते हैं, इसलिए हम एक बार फिर से सैन्य और पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। हम चरम दक्षिणपंथियों द्वारा भड़काई गई हिंसा पर नियंत्रण के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। हालांकि विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो लगातार चुनाव परिणामों और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही हैं। मारिया का दावा है कि विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज ने 73.2% वोट प्राप्त किए हैं। मचाडो दावा कर रही हैं कि मादुरो को 2.75 मिलियन वोट मिले हैं, वहीं गोंजालेज को 6.27 मिलियन वोट मिले हैं। लेकिन विपक्ष के दावों के इतर वेनेजुएला के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि मादुरो को 51% वोट और गोंजालेज को 44% वोट मिले हैं।
मैं देश के लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम आपके वोट के माध्यम से व्यक्त की गई इच्छा का सम्मान करेंगे। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे हमारी जीत को प्रदर्शित करते हैं। दुनिया भर में वेनेजुएला के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पनामा के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि पनामा वेनेजुएला के साथ अपने राजनयिक संबंधों को स्थगित कर रहा है। साथ ही पनामा ने अपने राजनयिकों को राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों की समीक्षा पूरी हो जाने तक वापस बुला लिया है। इसी के साथ मादुरो के विजेता घोषित होने के बाद पेरू की सरकार ने राजनयिकों को वेनेजुएला से 72 घंटे के भीतर वापस आने के आदेश दिए हैं। मादुरो की जीत पर लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन ने अपनी स्थायी परिषद की बैठक आयोजित करने की घोषणा की है। इस बैठक में संगठन वेनेजुएला के चुनाव परिणामों पर चर्चा करेगा। उरुग्वे की सरकार ने साफ किया है कि वह निकोलस मादुरो की जीत को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि विपक्ष ने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जहां एक और कई देश वेनेजुएला के चुनाव परिणाम के खिलाफ हैं, वहीं चीन और रूस उसका समर्थन कर रहे हैं। क्रेमलिन ने कहा है कि वेनेजुएला में विपक्ष को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। इसी कड़ी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने निकोलस मादुरो को उनकी जीत के लिए बधाई दी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वेनेजुएला के चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता का आह्वान किया है। और आइए अब अफ्रीका नामा के जरिए नजर डालेंगे अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरों पर। भारत सहित दुनिया के कई सारे देश इन दिनों बाढ़ और बारिश से परेशान हैं। सूडान में राजनीतिक संकट अभी थमा नहीं था कि अब भीषण बाढ़ और भारी बारिश की वजह से लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सत्ता का गृह युद्ध प्रकृति की मार के साथ साथ अब बारिश से होने वाली हैजा, मलेरिया और डेंगू बुखार सहित जल जनित बीमारियां बढ़ने के कारण स्वास्थ्य संकट भी सूडान में बना हुआ है। सत्ता पर कब्जे के लिए जारी गृह युद्ध के बीच सूडान में भारी बारिश और बाढ़ बड़ी मुसीबत बनकर आई है। 15 माह से जारी लड़ाई के बीच अपना घर बार छोड़कर भागे लाखों लोगों ने शिविरों में पनाह ले रखी थी। अब बारिश और बाढ़ उनका ये ठिकाना भी छीन रही है। पूर्वी शहर कसाला में बाढ़ की वजह से इन लोगों को खुले आकाश तले देखा जा सकता है। बारिश और बाढ़ को देखकर हम हैरान हैं। हमारे 2 छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग महिला इसमें मारे गए। हमारा कोई आसरा नहीं, हमें कहीं शरण मिलने का इंतजार है। सूडान में बरसात इसी महीने शुरू हुई है, लेकिन अब तक इतनी भीषण वर्षा हुई है कि विस्थापितों के राहत शिविर उजड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, एक और बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि विस्थापितों के बीच बरसात के बाद फैलने वाली बीमारियों का संक्रमण पैर न पसार ले। सूडान की सत्ता पाने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच लड़ाई थमने में नहीं आ रही है। अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के लड़ाके अपने नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार करते जा रहे हैं। इस लड़ाई की वजह से गेदारेफ राज्य में लगभग 7,65,000 और कसाला में लगभग 2,55,000 विस्थापितों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों में हुई भारी बारिश से इन राहत शिविरों को भारी नुकसान हुआ है। राहत कार्यों में जुटे संगठन चेता रहे हैं कि जल्दी ही हालात नहीं सुधरे तो बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो सकता है। इन हालात से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। प्रशासन को स्वास्थ्य और मानवीय स्थिति के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। यह समस्या महामारी का कारण बन सकती है, जिससे नुकसान हो सकता है। लड़ाई की मार इतनी भयानक है कि बारिश और बाढ़ के कहर के बीच भी विस्थापन रुकने का नाम नहीं ले रहा। सेन्नर राज्य से आए विस्थापितों के ताज़ा जत्थे में 1,65,000 से अधिक लोग हैं। इनमें केवल 10,000 को ही पक्की इमारतों में पनाह मिल पाई है। बाकी लोग खुले में पड़े बरसात और बाढ़ का कहर गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं। हमें अब तक कहीं पनाह नहीं मिली है। खुले में सूरज की मार तो हम झेल लें, लेकिन बारिश का सामना नहीं हो पाता। भारी बारिश के बीच हमें एक रेस्टोरेंट वाले ने पनाह दी है, लेकिन जल्द ही हमें वहां से निकलना पड़ेगा। स्थानीय प्रशासन और सहायता कर्मी हैजा, मलेरिया और डेंगू बुखार सहित जल जनित बीमारियों में अपेक्षित वृद्धि को लेकर चिंतित हैं। परेशानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनसे निपटने के लिए उपलब्ध दवाओं की मात्रा भी सीमित है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। अब बढ़ेंगे आगे। एक पर्यटन स्थल पर बहुत अच्छा संदेश लिखा था कि सम्मान करें, ये आपके लिए छुट्टी मनाने की जगह है, लेकिन ये हमारा घर भी है। बदलते समय के साथ प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का आधुनिक विकास कैसे उनके मोलक प्राकृतिक स्वरूप को प्रभावित करता है, इसका उदाहरण ग्रीस के सेंटोरिनी द्वीप में देखने को मिला। सेंटोरिनी द्वीप की सुंदरता को निहारने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। आधुनिक विकास और भारी भीड़ के कारण सेंटोरिनी द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित हो रही है, जिससे स्थानीय लोग नाखुश हैं। नीले आसमान के नीचे और नीले समुद्र के किनारे बसी हैं सफेद और नीले रंग में रंगी सुंदर इमारतें। ये नज़ारा ग्रीस के द्वीप सेंटोरिनी का है, जहाँ के खूबसूरत नज़ारों के दीदार के लिए दुनिया भर से लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। आमतौर पर हर देश चाहता है कि उसकी सरजमीन पर सैलानियों की संख्या में इजाफा हो, लेकिन ग्रीस के इस द्वीप में सैलानियों की बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग नाखुश हैं। दरअसल सेंटोरिनी के स्थानीय निवासी, व्यवसायी और स्थानीय अधिकारियों का मानना है कि सेंटोरिनी प्राकृतिक विरासत है, जिसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं लगातार बढ़ती सैलानियों की संख्या को समाहित करने के लिए बिना विचार विमर्श के निर्माण लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय अधिकारियों की मांग है कि अब द्वीप पर रहने का एक भी नया स्थान न बनाया जाए। साथ ही उनका प्रस्ताव है कि क्रूज जहाज से आने वाले पर्यटकों की संख्या को रोजाना 17,000 से घटाकर 8,000 किया जाए। हमारे जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है। सैलानियों की संख्या में हुए 20 गुना से अधिक इजाफे के चलते ऐसा हुआ है। सेंटोरिनी 70 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा द्वीप है। पर्यटकों की संख्या में हुई बढ़त छोटा सा द्वीप नहीं सह सकता है। सेंटोरिनी में स्थित ज्वालामुखी काल्डेरा ग्रीस और यूरोपीय महाद्वीप में मौजूद सक्रिय ज्वालामुखियों में एक है। सेंटोरिनी द्वीप ज्वालामुखी काल्डेरा की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया था। ज्वालामुखी काल्डेरा के नज़ारों को देखने के लिए सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। साथ ही पर्यटक ओइया के महल और उसके आसपास की सड़कों पर अपने कैमरों के साथ समुद्र में डूबते सूरज के मनमोहक नज़ारों का दीदार करने के लिए भारी संख्या में आते हैं। हालांकि सैलानियों की बढ़ती संख्या इकलौती समस्या नहीं है, बल्कि निवासी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी परेशान हैं। लोगों का एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि अगर आधारभूत संरचना को बेहतर करने के लिए कदम उठाए जाएं, तो इस समस्या से थोड़ा निजात पाया जा सकता है। हमें बुनियादी ढांचे की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है तो सैलानियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। शांति से रहना, पैसा कमाना, दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। जहां एक ओर स्थानीय लोगों के मन में अपने द्वीप को बचाने की इच्छा है, वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के सैलानियों के मन में सेंटोरिनी घूमने का सपना है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि पर्यटक अक्सर उस साइन बोर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें लिखा है कि सम्मान करें, ये आपके लिए छुट्टी मनाने की जगह है, लेकिन ये हमारा घर भी है। सेंटोरिनी इस बात का उदाहरण है कि पर्यटकों की भीड़ किसी भी स्थान को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ ही खबर दुनिया की में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।